देखिए, आज की हम इस क्लास में लर्निंग थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम डिस्कशन ये कर चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होना है, यूटेट का हो चाहे सीटेट का हो, यहाँ पर जो लर्निंग थ्योरीज़ आती हैं, ये बहुत सेलेक्टिव होती हैं। सामान्यतः 4 ही जो सिद्धांत हैं, वो आपसे बार-बार पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 तो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, ठीक? जिनको हम बिहेवियरल थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, और एक आपका है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जो 3 सिद्धांत हैं व्यवहारवादी, इनको जान लेते हैं कौन-कौन से हैं। इनका एक क्लासिफ़िकेशन किया गया है, ये जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग। पहला जो क्लासिफ़िकेशन है, वो है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि एसआर थ्योरी विद रिइंफोर्समेंट, ठीक है? उद्दीपन अनुक्रिया का वह सिद्धांत जिसमें कि पुनर्बलन की या पुनर्बलन का अपना महत्व है। ईएल थॉर्नडाइक की जब हम बात करते हैं तो ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। इन्होंने त्रुटि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। इसके और भी कई नाम हैं, आगे आपको बताए जाएंगे। बीएफ स्किनर, जिनको कि फाउंडर ऑफ रेडिकल बिहेवियरलिज्म भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ या प्रोफाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म कौन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जेबी वॉटसन है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन को कहा जाता है। तो बीएफ स्किनर ने थोड़ा सा अपने सिद्धांत में मॉडिफिकेशन किया और रिस्पॉन्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी रेदर देन स्टिमुलस के। जहाँ एक और थॉर्नडाइक स्टिमुलस को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस थे, तो वहीं पर स्किनर का कॉन्शियसनेस जो है आपका, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स की तरफ चला गया। हालांकि दोनों ही आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, या कहें कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना स्टिमुलस के रिस्पॉन्स नहीं है, बिना रिस्पॉन्स के कोई स्टिमुलस नहीं है, ठीक है? दोनों का अपना संबंध है। पढ़ेंगे आगे हम। तीसरा सिद्धांत जो है वो पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है? जिसमें कि रेनफोर्समेंट का प्रयोग नहीं है। तो आइए, सबसे पहला सिद्धांत जो हमारा है, इसे हम पढ़ते हैं। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ और आप लोगों के पास इसकी वीडियोस भी हैं, आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा। ईएल थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल मतलब प्रयास, एरर मतलब त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो क्या कहते हैं ईएल थॉर्नडाइक? तो इनका एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और उससे ही हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस क्या दिख सर। रहा है आपको इस चित्र में? कोई एक जना एक्सप्लेन करे। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? देखो और बताओ। हंग्री कैट। गलत। कैट देख रहे हो बेटा। हंगरी कैट कहाँ देख लिया? हंगरी कैट तो आपको पता है ना, आपने पढ़ा है, इसलिए आपने बोल दिया हंगरी कैट। कोई ऐसा इंसान जिसने ये सिद्धांत नहीं पढ़े हैं, उसको अगर दिखाया जाए चित्र, तो क्या बोलेगा? वो हंगरी कैट बोलेगा। इसको कहीं दिख रहा है आपको हंगरी ऐसा ये? तो नो सिर्फ सर। उतना उत्तर दो जितना आपसे पूछा जा रहा है। बताओ क्या है? सर कैट। सर कैट। वेरी गुड। और कैट कहाँ है? एक पिंजरे के अंदर है, और उस पिंजरे के अंदर आपको रेड कलर का एक लीवर टाइप का दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये कुछ इस तरीके से है कि ईएल थॉर्नडाइक एक बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, और हाँ, तो ये कैट जो है, ये पिंजरे के अंदर बंद है, और इसमें एक लीवर लगा हुआ है। और अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि अगर हम लीवर को, मतलब या कैट लीवर को दबाती है या उससे दब जाता है, तो ये पिंजरा खुल जाएगा और वो बाहर जा कर के इंजॉय कर सकती है। फिलहाल थॉर्नडाइक क्या करते हैं? थॉर्नडाइक अपने इस प्रयोग में एक बिल्ली लेते हैं, उसको एक पिंजरे में बंद रखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि जब बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता है, तो वो बाहर निकलने का प्रयास करती है या नहीं करती है। जैसे आपकी अगर बात करें, मैं आप लोगों को
एग्जाम्पल को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दिखाते हुए चलूँगा। अगर सपोज़ करो आप ही हो, आपको घर के अंदर बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो आपकी स्थिति क्या होगी? निश्चित रूप से जब आपको कमरे में या घर में बंद किया जाता है तो आपका मन करता है बाहर निकलने का, आप प्रयास भी करते हैं। लेकिन जब आप प्रयास करते हैं और आप देखते हैं कि सारे प्रयास असफल हो रहे हैं, ना दरवाज़ा खुल रहा है, ना खिड़की टूट रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप बिस्तर में लेट जाते हैं या फिर बैठने की व्यवस्था तो बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि कोई आएगा और दरवाज़ा खोलेगा। बोलो हाँ या ना? जी सर। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि बिल्ली ने भी ऐसा ही कुछ किया। वो पिंजरे के अंदर गई, उसने थोड़ा-सा प्रयास तो किया बाहर निकलने का, क्योंकि एकदम से खुले में घूमने वाली बिल्ली को आपने बंद कर दिया तो वो छटपटाएगी ज़रूर बाहर निकलने के लिए। प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में उतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं देखा गया। पिंजरे के अंदर बंद होने के बाद भी वो एक जगह कोने में जाकर के बैठ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसने भी ये उम्मीद बैठा ली या लगा ली है कि कोई आएगा और पिंजरा खोलेगा, मैं बाहर आ जाऊंगी, आप ही की तरह। अब आप ये सोचिए, आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 घंटे आपके निकल गए, कोई आया नहीं। अब आपको लग रही है बहुत तेज प्यास और भूख भी। तो जहाँ पर आप एक और बैठे हुए थे, अब आपको भूख भी लगी, प्यास भी लगी, तो अब क्या करेंगे आप फिर दोबारा से प्रयास करेंगे, चिल्लाएंगे। आप ये भी सोच के चलिए कि आपको मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं है, आप बोलेंगे नहीं मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके हम दरवाज़ा खुलवा लेंगे, वो भी नहीं है आपके पास। चिल्लाएंगे आप, कोशिश करेंगे तोड़ फोड़ करने की, बाहर निकलने की, यही तो करोगे, क्योंकि अब तो आपको भूख प्यास लग गई ना। आप तो डू और डाई वाली स्थिति, अगर आप और थोड़ी देर भूखे रहते हो या प्यासे रहते हो तो हो सकता है कि डेथ ही ना हो जाए। तो जब ये स्थिति आती है इंसान के साथ, जब क्वेश्चन उसकी लाइफ सर्वाइवल पर आ जाता है, तो फिर वो डू और डाई की कंडीशन में चला जाता है। जैसे कि आप देखिएगा, आप किसी शॉप के पास से गुज़र रहे हैं और वहाँ ताज़े ताज़े समोसे, जलेबी या जो आपको पसंद है वो बन रहा है, आपका बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो आप मन मार के आगे की तरफ चले जाओगे। ऐसे तो करोगे ना, या चोरी कर लोगे? यस पैसे नहीं है सर। तो नहीं बताओ, सर। नहीं करोगे। लेकिन अब उस इंसान के बारे में सोचो जिसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, और अचानक से उसके सामने पे एक उम्मीद जगी, एक हलवाई की दुकान में बन रहे समोसे जलेबी को देख करके कि मैं इसको खा सकता हूँ, अगर नहीं खाता हूँ तो मैं मर जाऊँगा। तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाएगा उसके सामने, या फिर चोरी करेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, हाँ। जी सर। तो देखो ना, ये अंतर होता है। तो जब लाइफ सर्वाइवल पर बात आती है तो इंसान फिर ये अच्छा बुरा, ये नैतिकता सब भूल जाता है उस स्थिति में। ठीक। तो बिल्ली की जब लाइफ सर्वाइवल पर बात आती है, यानी कि उसके जीवन संकट पर बात आती है, और उसे बहुत भूख लगती है, और थॉर्नडाइक उसी क्षण जब उसे भूख लग रही है बिल्ली को, मछली का पीस लेकर के आते हैं, तो मछली की खुशबू से बिल्ली को उम्मीद जगती है कि अब मैं बाहर आ जाऊं, बस इसको खा लूँगी। तो वो फिर पूरी जान लगा देती है बाहर निकलने के लिए, छटपटाती है यहाँ वहाँ इधर उधर काफ़ी समय तक, और अचानक से लीवर पर उसका हाथ पड़ता है और वो बाहर आके मछली खा लेती है। पहला जो अटैम्प है वो उनका सफल हो गया, क्योंकि वो चाहते भी थे कि बिल्ली बिना किसी सहायता के अपने आप बाहर आ सके। ठीक है। लेकिन जब वो बिल्ली छटपटा रही थी, उसने इतना नोटिस कर लिया कि यार लेफ़्ट और राइट की तरफ मैं जब भागी, या लेफ़्ट और राइट की साइड जब मैंने प्रेस किया तो ये नहीं खुला, लेकिन जब मैंने आगे की तरफ प्रेस किया तो गलती से, चाहे उसको पता नहीं है उसको लीवर से खुला करके, लेकिन उसको ये पता है कि जब आगे की तरफ मैंने प्रेस किया तो ये दरवाज़ा खुला, क्योंकि आगे की तरफ लीवर था और लीवर में उसका हाथ पड़ा। 2 3 बार ट्रायल करने के बाद एक बार उसका हाथ पड़ा लीवर में और दरवाज़ा खुल गया। उसको पता नहीं है लीवर है करके, लेकिन उसको ये पता है कि दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट मुझे अब नहीं जाना है, सीधे आगे की तरफ जाना है। तो सेकंड अटैम्प्ट में
दोबारा से ये प्रक्रिया होती है, मछली सामने लाई जाती है और बिल्ली बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो वो लेफ़्ट और राइट की तरफ नहीं जाती है, वो सीधे आगे की तरफ प्रयास करती है। आगे भी बहुत बड़ा स्पेस है और उसमें छोटे से स्पेस पे ही लीवर लगा हुआ है, तो प्रयास करती है और वो ये देखती है कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिस पर मेरा हाथ लगा और ये दरवाज़ा खुल गया। थर्ड अटैम्प्ट में वो कहीं न कहीं बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के लीवर को खींचती है और दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है। इस तरीके से वो बिल्ली, जिसको पता ही नहीं था बाहर कैसे निकलना है, 3 ही प्रयासों में वो सीख गई कि ये लीवर को दबाने से पिंजरा खुलता है और मैं बाहर आ सकती हूँ। यही तो होता है, क्यों? हेलो? यस सर। हुँ। आप अगर कार चलाना सीख रहे हैं और ब्रेकर आते ही आपने क्या किया, गलती से एक्सीलेटर दे दिया तेज़ और आपकी कार जो है डिसबैलेंस हो गई, तो आप ये समझ जाते हो कि ब्रेकर आने पर अगर एक्सीलेटर देंगे तो कार डिसबैलेंस हो जाएगी और दोबारा आप वो प्रयास नहीं करते हो। करते हो नहीं करते हो ऐसा? बोलो। तो क्या हुआ कि आपने पहला प्रयास ब्रेकर को पार करने का जो किया था, एक्सीलेटर में पैर रख कर के उसको दबा करके, वो असफल हो गया और आपने एक सीख ले ली कि हाँ, ये काम नहीं करना है, इससे खतरा है। तो हर इंसान अपने जीवन में जब भी कुछ नया सीखने का प्रयास करता है तो उस प्रयास में कुछ ना कुछ त्रुटियां, कुछ ना कुछ एरर होती हैं इंसान से, और धीरे 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 उन एरर्स को वो रिड्यूस करता हुआ चलता है और सीख जाता है और इस तरीके से लर्निंग होती है। यही कंसेप्ट है थॉर्नडाइक का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी तो क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है तो ऐसा कुछ नयापन इसमें है नहीं। अब देखिए, थॉर्नडाइक ने ही कुछ लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, अधिगम के नियम। अब ये अधिगम के नियम क्या क्या है? देखो, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसमें और भी कई सारी बातें हैं। मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाया है, उसमें कई सारे टर्म्स उन्होंने यूज़ किए हैं, जैसे कि ड्राइव, नीड, ठीक है, ब्लॉक्स, फिक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एरर्स और गोल। ये टर्मिनोलॉजीज़ मैंने अपने एक वीडियो में पहले ही डिस्कस की हैं और वो आप लोगों के पास है, तो आप उस तरफ जाइए, उसको देखिए, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिए क्लास में। अब आते हैं हम लॉज ऑफ लर्निंग की तरफ। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए हैं। 3 नियम इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको इन्होंने प्राइमरी लॉज कहा है। वो प्राइमरी लॉज क्या हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, देख सकते हैं आप, ठीक है, फिर है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड देन लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, इस तरह से इन्होंने 3 लॉज दिए हैं लर्निंग के। फर्स्ट क्लास जो हमारी इसकी हुई थी 2 दिन पहले, उसमें भी मैंने ये डिस्कशन किया था। मैं कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के साथ और व्यवहारिक परिस्थितियों का कॉन्टेक्स्ट लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि 30 सितंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है यूटेट का, आप सब जानते हैं। यस सर। और आज क्या तारीख है आप ये भी जानते होंगे। यस सर। क्या तारीख है बताइए? सर 11 है। 11 अगस्त है और 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। कितना समय है हमारे पास? लगभग 1.5 महीना। बोलो हाँ या ना। जी सर। अब मुझे बताओ कि 1.5 महीने बाद आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपके अंदर उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उत्साह कितना है? बताओ। एक्साइटमेंट कितना है आपको उसके लिए कि मुझे पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है? बोलो, आंसर दो। सर बहुत ज्यादा है। है? आ जाए यूटेट में नंबर इस बार। हुँ, हेलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आज से 8 महीने पहले या जनवरी के महीने में, क्योंकि कई सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जुड़े हुए इस ग्रुप में जो जनवरी का बैच ज्वाइन कर चुके थे, कुछ ने जून में ज्वाइन किया है और कुछ ने तो अभी जुलाई में 1-2 दिन ही हो रहे हैं ज्वाइन किए हुए। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जनवरी के महीने में जब यूटेट के फॉर्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था और आप लोगों को पता था कि एग्ज़ाम अगर होगा भी यूटेट का तो होगा लगभग वही अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, उस समय आपके अंदर कितना उत्साह था तैयारी का, बोलो। सर उस वक्त ज़्यादा नहीं था। उस वक्त आपके अंदर ये था कि यार अभी तो फॉर्म ही नहीं आया है, चलो देखेंगे, करेंगे पढ़ाई बाद में, देख लेंगे। लेकिन आज का समय क्या है, आपको पता है कि 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आप पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं प्रिपरेशन करने में। तो यही कुछ है। अभी जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनके मन में ये आएगा कि यार हम तो टॉपिक पढ़ने के लिए इसको देख रहे हैं और सर को देखो ये तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो ये जो भी मैं बातें आपसे करता हूँ उनका हमारे उस टॉपिक के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि हमको सिर्फ रटना नहीं है ये लॉ ऑफ रेडीनेस को, हमें इसको समझना है। तो अब मुझे ये बताइए कि मेंटली आप कब रेडी हुए प्रिपरेशन के लिए कि हाँ मैं डेली के 2 घंटे पढ़ूंगी? जब आपने फॉर्म सर जब एग्जाम डेट आ गई। वेरी गुड, जब सर आपने जब देखा फॉर्म आने लगे तब से वेरी मतलब गुड, डर होती है कि नींद भी नहीं आती, अब बस तो बस एग्जाम बेटा होगा इतना ही ही। होगा करके। मीनाक्षी आंसर थोड़ा कम ही दिया करो, बहुत लंबा नहीं खींचना उसको, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के जब नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि 3 महीने बाद एग्जाम है, तब आपके अंदर तैयारी करने का जज्बा या फिर कहे कि एक जो जोश होता है वो पैदा होता है और आप कमिटमेंट लेते हैं कि अब 2 घंटा डेली पढ़ूंगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस। जनवरी के महीने में अगर मैं आपसे कहता हूँ बैठो बेटा पढ़ो, ये वीडियोस देखो, इसको देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से खुद तैयार है ही नहीं, आप रेडी ही नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो आप नहीं पढ़ेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन अब जब 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है और मैं आपसे कहता हूँ अरे छोड़ो ना, क्या करना है, पढ़ लिख करके ही तो हो जाएगा आराम से। मैं आपसे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इवन दो आपको ये कह रहा हूँ कि रहने दो मत पढ़ो, तब भी आप किसी भी सोर्स से, चाहे आप यूट्यूब के किसी और चैनल से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन करते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो इसी तरह से हमें ये ध्यान में रखना होता है कि बच्चा भी या कोई भी व्यक्ति केवल तभी सीख पाता है जब वो मानसिक रूप से तैयार हो सीखने के लिए, ठीक है? ये तो मैंने एक सिर्फ एक छोटी सी परिस्थिति बताई आपको कि हम कब तैयार होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम तभी तैयार होते हैं जब परीक्षा नज़दीक आती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जिनको कोई परीक्षा नहीं देनी है, सब कुछ करके बैठे हैं, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो हम क्या सीखने की कोशिश करते हैं बताओ? आपको घर में अपने किचन का काम करना आता होगा, आटा गूंदना, सब्जी बनाना आता ही होगा, ऑलमोस्ट आता है आप लोगों को। यस सर। जी सर। तो जब आपने ये सीखा, किचन का काम करना सीखा, तो क्या आपने किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना था तब सीखा इसको? नो सर। नहीं, उसकी आपको आवश्यकता थी अपने परिवार में, ठीक है? आपको वो काम करना आना चाहिए ताकि आप खुद से अपने लिए भोजन तैयार कर सकें, इस वजह से आपने सीखा, है या नहीं? तो यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसे कौशल, ऐसे स्किल्स जिनका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है या फिर हमारे जीवन में हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, उनको भी बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ, हाई इंटेंशन के साथ सीखने की कोशिश करता है, ठीक है?
कोई आप में से कुछ लोग होंगे जो कार सीख रहे होंगे आजकल, या कभी सीखी होगी आपने, या कभी भविष्य में सीखोगे। कार सीख करके आपने कोई परीक्षा क्वालिफाई नहीं करनी है, लेकिन जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे अगर कार आएगी तो मैं अपने घर के काफ़ी सारे काम कर सकूँगी, या मुझे शौक़ है, मुझे मन है सीखने का, तो आप उसको सीखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तब आप पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जब हमें किसी भी कौशल की आवश्यकता होती है, हमें किसी भी ज्ञान की आवश्यकता लगती है, तो हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। अब क्लास के अंदर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। आप जब क्लास में जाते हैं, माना कि आप क्लास में गए हैं और आप बच्चों को कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप बच्चों को हिंदी में अलंकार पढ़ा रहे हैं। अब वो अलंकार का जीवन में कहाँ प्रयोग करेगा बच्चा। अगर आपने बच्चे को कन्विंस कर लिया कि अलंकार का जो नॉलेज है ये तेरे जो किताबें पढ़ता है उसमें बहुत हेल्प करेगा, तो वो ज़रूर सीखेगा। तो आप क्या करें, आप बच्चे की जो किताबें हैं उसके बीच से अलंकार के उदाहरण लेकर के उसको कनेक्ट करें, या बच्चे से कुछ बुलवाएं, और जब वो कुछ बोल रहा है तो उसके बोलने के बाद उसमें अलंकार को कनेक्ट करें। तो क्या होगा, इस तरीके से बच्चा ये समझने लगेगा कि जो मैं अपने जीवन में प्रयोग कर रहा हूँ या जो मेरे जीवन में उपयोगी है उसका संबंध आज की क्लास से है, तो निश्चित रूप से क्लास में सीखने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा काफ़ी फैटी हो चुका है, वो स्लिम होना चाह रहा है, पतला होना चाह रहा है, और आप क्लास में आके बोलते हैं देखो बेटा आज मैं आप लोगों को ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी जिनका सेवन करने से हम फैटी होते हैं या हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है। अगर हम उनका सेवन छोड़ दें तो हमारा फैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और हम पतले दुबले हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो बच्चा जो पतला होना चाहता है वो सुनेगा आपकी बात। बोलो हाँ या ना। आपसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, जब कभी आपके पैर में दर्द होती है या पीठ में दर्द होती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आजकल एक ट्रेंड में है ये काफ़ी, डॉक्टर के पास जाने से पहले हम यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ बैक पेन, पीठ के दर्द से कैसे छुटकारा पाएँ। करते हो नहीं करते हो बताओ। आप लोगों ने किया कभी ऐसा। अभी बीच में कोरोना चल रहा था, तो जब कोरोना चल रहा था तो उस दौरान क्या था कि अगर किसी को ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कोरोना हो रहा है सिम्टम्स को देखते हुए, तो वो सर्च कर रहा था वीडियोस, व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ कोरोना, है ना, व्हाट आर दी होम रेमेडीज़ या ट्रीटमेंट्स एंड ऑल। तो ये क्या है, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम ऑटोमेटिकली उसको सीखने का प्रयास करते हैं। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर। अभ्यास का नियम क्या कहता है। अभ्यास का नियम ये कहता है कि जो आपने सीखा है उसका आप निरंतर अभ्यास करते रहें, अन्यथा आप उसे भूल जाएंगे। जैसे हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो हमें मैथ्स का कोई सम करना होता है, टीचर सिखाता है और हम घर जा करके खूब सारे क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मूला लर्न करने की, तो हमें फॉर्मूला इजीली लर्न हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। ठीक है, राइट। सपोज़ कि आपने कार चलानी सीख लिया आपने, बट फिर उसके बाद चलाई नहीं कभी, तो आप भूल जाओगे। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि जब आप सीख रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर में, और उस ट्रेनिंग सेंटर वाले ने कहा कि अब आप सीख चुके हैं, अब आप कार चला सकते हो, आपको पता है कि आप चला सकते हो, लेकिन आपके घर में कार नहीं है, आपकी किसी फ्रेंड ने आपको दी नहीं, और आपको अभ्यास करने का मौका ही नहीं मिला, तो आप निश्चित रूप से उसे भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, लॉ ऑफ प्रैक्टिस के दो सब लॉज भी होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है सब लॉज, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ आर टू सब लॉज ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आता है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। अच्छा,
लॉ ऑफ इफेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रभाव का नियम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग बाद में। तो स्किनर ने थॉर्नडाइक के इसी प्रभाव के नियम से प्रभावित होकर के अपना सिद्धांत दिया है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि स्किनर ने अपना सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम से प्रभावित होकर के दिया है, तो वो है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? सिंपल सा लॉजिक है इसका। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके पॉजिटिव आउटकम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उस काम को करते रहेंगे कंटिन्यू। लेकिन अगर आपको नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिलते हैं तो फिर आप दोबारा वो काम नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे हमारे जीवन में काम होते हैं ऐसे, जैसे आपने स्कूटी चलाना सीखा, मैं भी थोड़ी देर पहले बोल ही रहा था आपसे, स्कूटी चलाना सीखा, ठीक है। आप जितनी बार स्कूटी लेके गए मार्केट, उतनी बार आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गई, आपको फिजिकल हर्ट हो गया, तो आउटकम्स कैसे हो गए? नेगेटिव। अब आप स्कूटी में हाथ लगाने में डरोगे। वहीं दूसरी तरफ आपने स्कूटी चलाना सीखा, आप स्कूटी चला के मार्केट गए, आप स्कूल गए, आपने बहुत सारे काम किए, आपको लगा कि हाँ ये बड़ी हेल्पफुल है मेरे लिए, ठीक है। तो आपको आउटकम कैसा मिला? पॉजिटिव। अब आप कल की डेट में कुछ और भी सीखने की कोशिश करोगे। समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है। तो इसी तरह से आप, जब हम पढ़ाई की ही बात करें, आप यूटेट का पेपर देने जा रहे हैं, आप डेली 2 घंटा पढ़ के मेहनत करके यूटेट क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपका जो ये अभ्यास था, इससे आपको आउटकम कैसा मिला? पॉजिटिव मिला, सफल हो गए आप। अब आप कल एलटी की प्रिपरेशन करोगे तो भी आप डेली 2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आपने मेहनत की, हर दिन 2 घंटा पढ़ा आपने, लेकिन यूटेट में आपके कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आपको आउटकम नेगेटिव मिल गया। अब आप मेहनत करने में ज़्यादा विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, राइट। तो इसके बाद बीएफ स्किनर का सिद्धांत है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी क्लास हमारा ओवर हो चुका है आज का। थॉर्नडाइक की थ्योरी और लॉज ऑफ लर्निंग हमने डिस्कस किए। अब समय है डाउट सेशन का, जहाँ पर जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए रहेंगे, जैसा कि मैंने कल क्लास में कहा था आपसे, ठीक है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।